ओके। मेरे प्यारे सभी बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हमीद रेगी वाले, अंधेरी म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल, टाटा कंपाउंड, अंधेरी वेस्ट। आज हम कक्षा 9वीं का जो इतिहास का जो छठा पाठ है, जिसका नाम महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। अगर आपके पास किताबें हो तो आप भी किताबें निकाल लीजिए। पेज नंबर 31। आज हम देखेंगे महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। जो हमारे पाठ का नाम है, उस पाठ को अच्छी तरह अगर हम समझोगे तो उस पाठ के अंदर आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं, वो सभी डाउट्स जो है हमारे वो क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा पाठ का जो हेडिंग है महिला और अन्य महिला। आज हम देखते हैं कि महिलाओं की संख्या हमारे देश में पुरुषों की बराबरी में है। जितना हमारा देश विकास के मार्ग पे चल रहा है, जितने विकास के कार्य हमारे देश के पुरुष वर्ग कर रहे हैं, उतने ही कार्य जो है विकास के जो है महिलाएं भी कर रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रही है, अपना योगदान दे रही है। अगर आज भी हम सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो हमको पुरुषों की तुलना में महिलाओं के प्रमाण भी ज्यादा दिखते हैं। और भारत का ऐसा कोई भी पद नहीं है, चाहे वो संवैधानिक हो, असंवैधानिक हो, राजनीतिक हो, हर पद पे जो है महिलाओं को विशेष स्थान दिया जाता है। और ये महिलाओं को विशेष स्थान किसने दिया और क्यों देने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हम देखते हैं कि आजादी से पहले हमारे समाज की, भारतीय समाज की जो पुरुष की मानसिकता थी, ये महिलाओं के प्रति बहुत ही गलत थी। लेकिन जैसे जैसे काल परिवर्तित होता गया, जैसे जैसे हमारे समाज सुधारकों ने जो है हमारे भारतीयों का जीवन परिवर्तन करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई, समाज सुधार के विभिन्न प्रकार के कार्य किए, उसमें महत्वपूर्ण कार्य यह भी रहा कि महिलाओं को पुरुषों की बराबरी में देखा जाए, महिलाओं को पुरुषों के जैसा दर्जा दिया जाए, महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाए। तो ये सारी बातें सामने रखते हुए विभिन्न प्रकार की जो है रणनीति बनाई गई और उसके तहत महिलाओं को भी पुरुषों की बराबरी में जैसे अधिकार पुरुषों को है वैसे महिलाओं को भी मिलना चाहिए। हम अभी तक जो है इतिहास में पढ़ते आए हैं कि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी। महिलाओं को घर के काम पूरता ही मर्यादित रखा जाता था, उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, उनको बाजार जाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें किसी प्रकार का व्यवसाय करने की अनुमति नहीं थी, किसी प्रकार की नौकरी करने की अनुमति नहीं थी, अपना विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि महिलाओं को शिक्षा देने की भी अनुमति नहीं थी। हम देखते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इनसे पहले का जो कालखंड हमने देखा है तो उसमें जो है महिलाओं को शिक्षा से भी दूर रखा जाता था। तो ये परिस्थिति को देखते हुए हमारे समाज सुधारकों ने महिलाओं को जो है विशेष स्थान देने के लिए, महिलाओं को सुशिक्षित करने के लिए, क्योंकि हमारे समाज सुधारकों की उस समय ही सोच थी, अगर एक पुरुष साक्षर होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो वहां सिर्फ अपना खुद का विकास कर सकता है। लेकिन अगर एक महिलाएं जो है साक्षर होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो हाँ अपने पूरे परिवार को जो है साक्षर बना सकती है, पढ़ा लिखा सकती है। तो ये जो विचारधारा है हमारे समाज सुधारों की थी, उसी समाज सुधारों की विचारधारा की वजह से आज हम देखते हैं कि भारत के हर क्षेत्र में जो है महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर हर चुनौतियों का सामना कर रही है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जो मिलिट्री है, हमारे देश की जो सीमाएं हैं, जहाँ पे सैन्य, जिसको हम सैनिक कहा जाते हैं, जो सेना होती है,
जो हमारे घरों से, हमारे शहरों से दूर एक जंगल इलाके में, पहाड़ी इलाके में, बर्फीले इलाके में जाके जो है दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है। तो उस सेना में भी आज जो है पुरुषों के बराबरी में महिलाएं भी जो है सेना में भर्ती की गई, और उनके हौसले को देखकर आज हमने समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कितना आगे निकल चुका है। पहले जो महिलाएं पुरुष में जो विषमताएं होती थी, जो अलगपन जो दिखाई देता था, आज वो नष्ट हो गया है। तो सबसे पहले आज हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। अन्य कमजोर वर्ग मतलब जिनका आजादी के समय जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, आजादी से पहले जिनके ऊपर अन्याय हुआ, जिनको गरीब दलित कहकर जो है समाज के, हमारे ही समाज के उच्च शिक्षित लोगों ने जिन्हें क्या किया, उनको देखने का नजरिया, उनको समाज में किसी प्रकार का स्थान नहीं दिया, उनके ऊपर अत्याचार अन्याय किए। तो जब देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद जब संविधान बनाया जा रहा था, तो उसी समय ये ध्यान में रखा गया था कि महिलाएं और जो ऐसे वर्ग है, जो पिछड़ी जातियां हैं, जिनका किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, तो ऐसी जातियों को भी जो है उनको शिक्षित करके, उनको शिक्षा देके जो है समाज के दूसरे वर्गों के मुकाबले में, या समाज के दूसरे जो वर्ग है उनके बराबरी में भी उनको लाया जाए। इसलिए हम देखते हैं कि आरक्षण का भी जो है उसमें समावेश किया गया कि जो निचली जातियां थी, जिनके ऊपर अत्याचार अन्याय हुए, जिन जिन समाज में, जिन जातियों में जो है अंधश्रद्धा रूढ़ी परंपराएं ज्यादा थी, तो उनकी रूढ़ी परंपरा अंधश्रद्धाओं को नष्ट करने के लिए उनको साक्षर बनाना पड़ेगा, उनको सुशिक्षित करना पड़ेगा। और ये काम जो है हमारे देश में जब आजाद हुआ, संविधान बनाया गया, तो संविधान के तहत इन जो वर्गों को विशेष ध्यान दिया गया। तो उनका सशक्तिकरण कैसे हुआ, तो इस पार्ट में हम यही देखेंगे कि स्वतंत्र के बाद हमारे भारत देश में महिलाएं किस किन किन क्षेत्रों में आगे आई, और वो आने के लिए कौन कौन सी महिलाओं ने जो है, कौन सी महिलाएं जो थी जिन्होंने समाज परिवर्तन करने के लिए दूसरी महिलाओं को एकत्रित किया, विभिन्न प्रकार की संगठनाएं बनाई। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे देश में हर 10 वर्ष में जो है जनगणना की जाती है, यानी लोगों की गिनतियां की जाती है। तो 10 साल में, हर 10 साल में, जैसे कि सबसे पहले भारत की आजाद जब हुआ देश स्वतंत्र होने के बाद, पहली जनगणना 1951 में की गई। उसके बाद हर 10 साल में जो है हमारे देश में जनगणना की जाती है। तो जनगणना करने का उद्देश्य यही होता है कि देश में कितने लोग बड़े हैं, कितने लोग कम हुए हैं, कौन सी जाति के कितने लोगों का प्रमाण कितना हुआ है, कौन सी भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, ग्रामीण भाग की स्थिति क्या है, शहरी भागों की स्थिति क्या है। इसीलिए हमारे घरों में जब जनगणना होती है तो बहुत सारे शिक्षक और सरकारी दफ्तर के बहुत सारे कर्मचारी जो है हमारे घर पे आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में कितने व्यक्ति है, कौन से वह व्यक्ति कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी आयु कितनी है, घर में कमाने वालों की संख्या कितनी है, बच्चे कितने हैं। ये सारी जानकारी लेते हैं ताकि देश की जो स्थिति है हर 10 साल के बाद ये पता चले कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, और हमको किस दिशा में और ज्यादा प्रयत्न कोशिशों करने की आवश्यकता है। तो जनगणना के माध्यम से ये निष्कर्ष लगाया गया है कि महिलाएं जो है पुरुषों की बराबरी में है, यानी 1000 पुरुषों की तुलना में 1951 में महिलाओं की संख्या 946 थी। यानी सिर्फ जैसे कि 1000 पुरुष हो गए तो महिलाएं भी 946 थी, यानी तकरीबन जो है पुरुषों के 96% जो है महिलाएं भी है। जैसे कि एक गांव में 200 200 लोग हैं, तो 115 लोग जो है ये पुरुष है और 95 जो है ये महिला है। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा, तभी हम जो है इस देश में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार और दिए गए हैं उनको जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है उस चार्ट में बताया गया है कि 1951 में 946, 1961 में 941,
1971 में 930, यानी हर 10 साल में जो है महिलाओं की संख्या निरंतर जो है कम होती हुई दिखाई दी। तो आज हम देखेंगे कि स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई। सबसे पहले जो जीवनावश्यक वस्तुएं है हमारी, जैसे कि तेल हुआ, हमारे घर में जो अनाज, जो हम खाद्य पदार्थ, जो भी हम अपने दैनंदिन जीवन में जो, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, घी, ये जो हमारे दैनंदिन जीवन की जो वस्तुएं है, इनकी कमी हुई थी। और इनकी कमतरता, जब कोई वस्तु, जीवनावश्यक वस्तु की कमतरता होती है तो उसकी जो है महंगाई वो बढ़ जाती है, यानी स्टॉक अगर कम रहा तो उसका भाव भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जब महंगाई जब बढ़ गई थी, तो उस समय महाराष्ट्र में 1972 में जो है सभी महिलाओं को एकत्रित करके समाजवादी नेता मृणाल गोरे ने जो है मुंबई में एक आंदोलन किया। और ये आंदोलन में उन्होंने सभी महिलाओं को कहा कि सभी महिलाएं घर से बाहर निकले। तो उनके नेतृत्व में मुंबई की सभी महिलाएं जो है अपने घर से बेलन लेकर निकली। बेलन मतलब जो रोटियां बनाने का जो बेलन होता है, जिससे रोटियां को बढ़ाया जाता है, तो उस बेलन लेके वहां घर से बाहर निकली और मोर्चा निकाला। क्योंकि वह उस समय जो है दिवाली का वह समय चल रहा था। और उस समय जो है तेल, घी, चीनी, सूजी, मैदा, जो दिवाली में जो हम पदार्थ बनाते हैं नए नए, उन पदार्थों बनाने के लिए जो भी वस्तुएं लगती है, खाद्य पदार्थ लगती है, तो उनकी भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, यानी महंगाई बढ़ गई थी। तो महंगाई के विरोध में जो है महिलाएं, जो समाजवादी महिलाएं है, मुरनाल गोरे, इनके नेतृत्व में मुंबई में जो है एक आंदोलन किया गया। और इस आंदोलन में बहुत सारी महिलाओं का समावेश था। तो वहीं से महिलाओं को शक्ति जो है बढ़ने लगी। और उस शक्ति की वजह से सरकार ने जो है उस मोर्चे को संज्ञान लिया। और उस मोर्चे के ऊपर जो महंगाई चल रही है, उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए निर्णय लिए गए। यानी जो पहला आंदोलन 1972 में महाराष्ट्र में चलाया गया, वो आंदोलन था महंगाई के विरोध में, जो कि समाजवादी नेता मुरनाल गोरे के नेतृत्व में यह महिलाएं सब एकत्र होकर इन्होंने जो है मोर्चा निकाला। दूसरा है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, ये वृक्ष, जो हमारे झाड़ है, ये झाड़ों को तोड़ने के संदर्भ में ये आंदोलन हुआ। चिपको आंदोलन मतलब चिपकना। जैसे कि हम देखते हैं कि हिमालय के आसपास बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे, बहुत ज्यादा झाड़ थे। तो व्यापारिक दृष्टि से जो व्यापारी होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि हम देखते हैं कि लकड़ी के बहुत सारे साहित्य उस समय बनते थे। आज जो है लकड़ी की डिमांड दिन में दिन थोड़ी कम हो रही है, लेकिन उस समय जो है लकड़ी के बनाए हुए जो वस्तुएं है उसकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से जो हिमालय के भाग में जो पेड़ पौधे हैं, व्यापारी उसको काटने की सोच रहे थे। तो जैसे ही महिलाओं को पता चला, तो उसी समय जो चंडीलाल चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये दोनों व्यक्तियों ने जो है आंदोलन चलाया। और वहां पे बहुत सारी महिलाएं जो है एकत्र हुई। और महिलाओं ने जो है अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में लेकर जो पेड़ है उस पेड़ों को वो चिपक गई, ताकि यहाँ पेड़ ना कटे। पेड़ काटने से पहले उन व्यापारियों को कहा गया कि आपको हमको काटना पड़ेगा, तभी आप पेड़ काट सकते हो। तो ये जो जिद्द थी महिलाओं की पेड़ों को रोकने के लिए, तो उस जिद्द की वजह से जो है बहुत ज्यादा परिमाण में जो पेड़ों की कटाई होने वाली थी, वो कटाई रुक गई। इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। और यहाँ आंदोलन 1973 में 73 में किया गया। और इस आंदोलन करने का क्या उद्देश्य था, क्योंकि पेड़ जो है हम देखते हैं कि पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो महिलाएं खेती वगैरह करती है, खेती से संबंधित व्यवसाय करती है, तो उनको इसका या आने वाली पीढ़ी को इसका दुष्परिणाम ना देखने मिले, इसीलिए पेड़ों को बचाने के लिए ये चिपको आंदोलन किया गया। और इस चिपको आंदोलन में जो गौरा देवी नाम की जो महिला है, वह महिलाओं ने आ- आसपास के परिसर की सभी महिलाओं को संगठित करके उनको जो है मार्गदर्शन किया कि हमको जो है एकत्रित होकर, इकट्ठा आकर जो है इन जो मुहिमें जो हमारे पर्यावरण के लिए घातक है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए घातक है, इसको रोकने के लिए हमको संगठित होना पड़ेगा।
और गौरा देवी के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया और इसको भी सफलता मिली। उसके बाद है शराब के विरोध में आंदोलन। शराब, हम देखते हैं कि जो दारू है, शराब है, इसके विरोध में आंदोलन 1992 1992 में किया गया। और ये आंदोलन की जो शुरुआत है ये अपने भारत देश के आंध्र प्रदेश इस राज्य में की गई। शराब विरोध आंदोलन। शराब, हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रामीण भागों में जो शराब बेची जाती है, जिसको अरक अरक की शराब, अरक अरक विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है इसे। अरक यानी जो गावरानी जो दारू होती है, जो गांव में बनाई जाती है, और गांव में बनाई हुई दारू जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक होती है, क्योंकि उसमें नशा बहुत ज्यादा होता है। अगर उस शराब का अगर कोई आदी हो गया तो वह व्यक्ति जो है शराब कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके परिवार में कोई कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो चोरी करेगा, लेकिन शराब पिएगा। तो शराब के विरोध में आंदोलन ये 1992 में आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। क्योंकि हम देखते हैं कि शराब जो है, शराब अगर घर का करता धरता व्यक्ति अगर शराब का आदी हो जाता है तो उसका बहुत ही कम समय में जो है मृत्यु हो जाता है। क्योंकि शराब जो है लीवर को खराब करती है, और लीवर खराब होने की वजह से जो है बहुत कम समय वह जी पाता है। तो अगर करता धरता व्यक्ति ही शराब का आदी हो जाए और वहां शराब पीने की वजह से जो है मर जाए, तो ऐसी स्थिति में जो उसके परिवार में उसकी जो पत्नी है, बच्चे हैं, या उसकी माँ है, माता पिता है, तो उनको संभालने की जिम्मेदारी जो है महिलाओं के ऊपर आ जाती है। जैसे किसी परिवार का कर्ता व्यक्ति ही अगर शराब का आदी हो जाए और कुछ वर्षों में वो मर जाए, तो उस परिवार को चलाने की जो जिम्मेदारी जो उस पुरुष पे थी, तो वही नहीं रहा, तो उसका सारा बर्डन जो है, सारा भार जो है उस महिला पे आ जाता है। इसीलिए महिलाओं ने जो गांव-गांव में जो शराब के जो ठेले थे, देशी शराब जो गांव में बनाई जाती शराब के जो ठेले थे, उसको बंद करने के लिए सरकार के खिलाफ जो है विभिन्न प्रकार के मोर्चे निकाले, और उस मोर्चों के अनुसार जो स्थानिक शराब है जो गांव-गांव में मिलती है, उस शराबों को बंद कराया गया। तो यहाँ जो आंदोलन है, ये आंदोलन की शुरुआत जो है 1992 में जो है आंध्र प्रदेश में की गई। और हम देखते हैं कि शराब जो है पूरे के पूरे परिवारों को बर्बाद कर देती है। और उसके बाद ये आंदोलन करने के बाद आंध्र प्रदेश में जो है विभिन्न प्रकार के नियोजन किए गए, विभिन्न प्रकार के जो है वहां पे जन जागृति कार्यक्रम किए गए, वहां सीता की कहानियां सुनाई गई, और आदर्श महिलाएं कैसी बने, आदर्श गांव कैसे बने, ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम महिलाएं द्वारा चलाए गए। और उनका यही उद्देश्य था कि जब तक शराबबंदी नहीं होगी, क्योंकि अगर जिस गांव में शराब ही नहीं मिलती है तो वहां पे लोग शराब पिएंगे नहीं, और जब पिएंगे नहीं तो उनका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, और वो उनका जो निधन है, उनकी मृत्यु है जो समय से पहले नहीं होगी। तो इसीलिए जो है हम देखते हैं कि जो शराब का आदी हो जाता है, जो गांव-गांव में जो शराब मिलती थी, वह शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती थी। और अगर व्यक्ति ने वह शराब एक बार पी ली, 2 बार पी ली, तो वह उसका आदी हो जाता था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार जो है संकट में आ जाता था। तो ऐसी स्थिति में शराब के जो ठेले हैं गाँव-गाँव में, वो बंद कराना ही उस समय की जरूरत थी। तो उस समय महिलाओं ने एकजुट आकर जो है इस शराबबंदी में शराब को बंद करने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए गए। उसी के लिए 1992 में वहां आंध्र प्रदेश में एक नेल्लोर जिले में दुबागुंटा नाम का एक गांव था। वहां पे 3 युवा लड़के, युवा मतलब नौजवान, जिसकी आयु 18 से 25 के बीच में होती है, ऐसे जवान जो है 3 जवान जो है शराब पीकर तालाब में चले गए नहाने, और शराब इतनी पी ली कि उनको खुद भी होश नहीं रहा, और वह तालाब में जाकर डूब गए। तो जैसे ही वह डूबे तो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये घटनाएं जो है पूरे आसपास फैल गई। उसके बाद तो फिर इस शराब विरोध के आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन जो है सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं,
बल्कि आसपास के अन्य राज्यों में भी उसकी जो है झलक देखने को मिली। और जगह जगह पे जो है सरकार ने जो है इस निर्णय को जो है, महिलाओं की इस मांगनी को जो है गंभीरता से लिए और विभिन्न प्रकार के नियमों में बदलाव किए। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय, ये जो हम महिलाओं की आज बात कर रहे हैं, महिलाओं या महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अधिकार देने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है नियम बनाए पूरे विश्व में, जो है महिला किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, किसी प्रकार का भी बराबरी में उनको जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को वो उपयोग कर सके। नहीं तो हम देखते हैं कि समाधि से पहले उनका शोषण, उनको कुछ आजादी नहीं थी, उनको अपना विचार प्रकट करने की आजादी नहीं थी, अपनी शादी शादी के लिए अपने पसंद का लड़का देखने या चुनने की आजादी नहीं। तो इन परिस्थितियों को सामने रखते हुए जो है हमारे समाज सुधारकों ने महिलाओं को संगठित करके जो है महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए विशिष्ट प्रकार के कार्य किए हैं। और हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है 1975 को मनाया जाता है। 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। और इस वर्ष जो है विभिन्न प्रकार के कार्य पूरे विश्व में चलाए गए राष्ट्र संघ द्वारा। साथ ही साथ हमारे भारत में भी एक 1975 में फूल रेणु गुहा नाम की जो महिला है, उनकी अध्यक्षता में महिला आयोग का गठन किया, यानी एक समिति बनाई महिला आयोग की। और इस समिति का उद्देश्य यही था कि महिलाओं को होने वाली समस्याएं, रोजगार की संदर्भ में समस्याएं, उनके वर्तमान की स्थिति क्या है, यानी महिलाओं की स्थिति क्या है, उनको मिलने वाला वेतन, यानी उनको जो उनसे जो काम करवाया जाता है तो उनको कितना वेतन मिलता है और उनको कितना मिलना चाहिए। साथ ही साथ स्त्री पुरुष अनुपात कितना है, जन्म मृत्यु दर कैसे है, घट रहा है, कम हो रहा है, स्त्रियों की भूमिका, ये सभी मुद्दों को लेकर भारत में 1975 में फूल रेणु गुहा नाम की महिला द्वारा उनकी अध्यक्षता में जो है एक समिति गठित की गई और उस समिति का नाम महिला आयोग रखा गया। और इस समिति का उद्देश्य यही था कि महिलाओं की जो भी समस्या है उस समस्या को समझकर उस समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए। उसी के साथ साथ हमारे महाराष्ट्र में भी छत्र में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की स्थापना की गई। इसमें भी विभिन्न प्रकार की महिलाओं को इस समिति में समावेश किया गया और महिलाओं को ऊपर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो इनको सामने रखते हुए इनके अत्याचार को कैसे रोका जा सकता है, उनके लिए कौन से नए कानून बनाए जा सके जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय को कम किया जा सके या पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। तो हमारे देश में बहुत सारे प्रकार के जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की समितियां बनी और उस समितियों का यही उद्देश्य था कि महिलाओं को उनके अधिकार मिले, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं ये अत्याचार और अन्याय रुके। उसके बाद है महिलाओं के संदर्भ में कानून, क्योंकि अगर महिलाओं का विकास करना है, महिलाओं का अत्याचार और अन्याय रोकना है तो सरकार को चाहिए कि विशिष्ट प्रकार के कानून बनाए। क्योंकि अगर कोई पुरुष किसी महिला के ऊपर अत्याचार करता है, अगर उसको कोई कानून नहीं है तो उस पुरुष का कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई एक आधा कानून बनाया जाए और कहा जाए कि तुम अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार अन्याय करते हो तो आपको ये सजा दी जाएगी, आपके ऊपर ये मुकदमा चलाया जाएगा, तो उस मुकदमे की डर से जो है वहाँ व्यक्ति जो है पुरुष व्यक्ति जो है महिला के ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं कर सकता है। तो इसीलिए 1952 में जो है भारत सरकार ने हिंदू स्त्रियों के गुजारा भत्ते का अधिकार दिया। और गुजारा भत्ता मतलब पिता की जो कुछ संपत्ति है उस संपत्ति उनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। पिता की जो संपत्ति होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि पिताजी की जो संपत्ति है उसके ऊपर जो है हमारे भाइयों का हक होता है।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों का ही हक है, बल्कि उसमें जो है लड़कियां जो है उनका भी हक दिया गया है, उनका भी अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ जो हम देखते हैं कि बहुपत्नीत्व को प्रणाली समाप्त हुई है। यानी एक ही व्यक्ति क्या करता था उस समय, जिस समय कानून वगैरह नहीं बने थे, तो उस समय एक ही व्यक्ति जो है 2-2 3-3 शादियां करता था और बहुत सारी पत्नियों को एक साथ रखता था, जिसके लिए क्या होता था कि वहां पति जो है सिर्फ एक पत्नी को ही खुश रखता था, बाकी पत्नियों के ऊपर अत्याचार और अन्याय होते थे। तो ये परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो पत्नीत्व का जो प्रणाली थी उसको समाप्त कर दी गई, ताकि जो पुरुष है वह एक महिलाओं के साथ ही रहकर जो है उसी महिलाओं को अच्छे से उसका जो है उसका अधिकार जो है वो उसको दे सके, उसकी जो इच्छा है वो पूरी कर सके, उसकी इच्छा के अनुसार वहाँ जो है विभिन्न प्रकार के उस घर पे अपना काम कर सके। तो ये उद्देश्य सामने रखते हुए इस प्रणाली को समाप्त किया गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में दहेज की प्रथा बहुत बुरी थी और दहेज की प्रथा रोकना बहुत ही अनिवार्य था, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो दहेज मांगते हैं, जिसको मराठी में हुंडा कहा जाता है। जैसे कि हम आपकी लड़की से शादी करेंगे, लेकिन हमको 4 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, ऐसी डिमांड करते हैं शादी करने के लिए। साथ ही साथ कुछ लोग टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बंगला इसकी भी डिमांड करते हैं। तो इसे कहते हैं दहेज मांगना। या हमको स्कूटर चाहिए, टीवी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। तो ऐसे समय जो गरीब परिवार होता है, गरीब परिवार की जो लड़कियां होती है, तो अगर उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो वह कैसे दहेज देंगे। अगर एक छोटा सा परिवार है, उस परिवार में पिता माता पिता है और 5 बच्चे हैं, 5 में से 4 लड़कियां हैं, एक ही लड़का है। और स्थिति ये नहीं है कि उनको जो है अच्छे घर में, क्योंकि कुछ कुछ परिवार में ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां बैठी रहती थी कि जो दिखने में भी सुंदर थी, साक्षर थी, लेकिन घर की परिस्थिति की वजह से, यानी सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का दहेज न देने की वजह से उनका अच्छे परिवार में किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता था। मतलब उनका किसी अच्छे परिवार से रिश्ता नहीं हो सकता। हालांकि उनके अंदर क्वालिटी भी थी, सुंदरता भी थी और साथ-साथ वहाँ साक्षर भी थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। लेकिन घर की परिस्थिति ना होने की वजह से ऐसे परिवार में जो है आँच गिरती थी। तो बहुत सारे जो है पिता इस समस्या को देखते उस समय जो है आत्महत्या भी कर लेते थे। इसीलिए हमारे देश में दहेज प्रतिबंधित कानून 1961 में बनाया गया और उसके अनुसार अगर कोई महिलाओं या शादी के समय कोई व्यक्ति किसी से दहेज की डिमांड करता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बहुत सारे लोग शादियां कर लेते हैं, उसके बाद जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं और कहते हैं कि अपने पिताजी के यहाँ से 1 लाख लाओ, 2 लाख लाओ, टू व्हीलर बाइक लाओ, फोर व्हीलर बाइक लाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर अत्याचार अन्याय करेंगे। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग आज भी हमारे देश में है। तो इनकी मानसिकता को बदलने के लिए हमारे देश में जो है इस तरह के प्रतिबंधित कानून बनाए गए, ताकि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और अन्याय को कम किया जा सके। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है दहेज प्रथा के विरोध में जागृति। क्योंकि दहेज प्रथा जो बहुत पहले से चली आ रही ये प्रथा है, लेकिन जिस समय देश आजाद हुआ, जिस समय देश में संविधान बना और संविधान बनने के बाद जैसे जैसे देश की जो समस्या है वो समस्या सामने आने लगी, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार बढ़ने लगे, तो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए 1961 में दहेज प्रतिबंधित कानून बनाया गया। लेकिन ये कानून तो बना है, लेकिन ये कानून की जो जानकारी है, ये जो एक्ट बनाया गया है, इस एक्ट की जो जानकारी है, ये समाज के सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हमको नियम पता नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं, काम करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति रिश्वत कौन देता है? जिसको किसी प्रकार के नियम पता नहीं है, किसी प्रकार के वो कायदे से परिचित नहीं है,
निरक्षर है, अनपढ़ है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी क्या करता है, बेवकूफ बनाता है, उससे पैसा वसूल करता है। तो ऐसे समय जो कानून बनाए गए, जैसे दहेज प्रथा का जो कानून है, तो वह कानून की जनजागृति होना चाहिए। यानी हर गांव-गांव में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से या सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से यहाँ हर लोगों को बताना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी शिकायत आप यहाँ-यहाँ करवा सकते हो, कर सकते हो। तो ये जब तक सभी पूरे देश में आम नहीं हो जाएगा, तब तक हमारा देश जो है इस डेंजर जो हमारे देश की जो प्रथाएँ हैं, इस प्रथा से हम निपट नहीं सकते। तो हमको चाहिए कि समाज में जो चल रही अंधश्रद्धा, रूढ़ि, परंपराएँ, इनको जो नष्ट करना था, तो इनको नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिशें की गई, विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए, विभिन्न प्रकार के समाज सुधारकों द्वारा हमारे देश के नागरिकों को जो है संबोधित करके, उनको मार्गदर्शन करके एक नई दिशा दी गई। तो इस पाठ में हमने यही देखा है कि महिलाओं को विशिष्ट प्रकार के उनके ऊपर हो रहे अत्याचार, अन्याय को रोकने के लिए और महिलाओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने की वजह से देश में कौन-कौन से परिवर्तन हुए हैं। अगर किसी को आज जो पढ़ाया गया भाग है, इसमें कुछ नहीं समझा हो, तो आप पूछ सकते हो। आप हाथ उठाइए, सर आपका माइक ऑन करेंगे। अगर किसी को कुछ नहीं समझा है, आज जो पढ़ाया हुआ भाग है, इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझा हो, तो आप पूछ सकते हो। वर्गों का सशक्तिकरण देखा है, तो इस तरह हमने महिलाओं के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम और कानून बनाए, इसकी जानकारी प्राप्त की है।